वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है ल्हासा की ओर। बच्चों, मैं आज ल्हासा की ओर समझाकर पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक राहुल साकृत्यायन जी हैं। यात्रावृत्त लेखन में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। इनका जन्म 1893 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस पाठ में उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा का वर्णन किया है। यह यात्रा उन्होंने 1929 से 1930 के बीच में की। उस समय भारत में अंग्रेजों का प्रशासन था, इसलिए भारत के लोगों को तिब्बत जाने के लिए मनाही था। उनको वहां जाने नहीं दिया जाता था, किंतु लेखक को तिब्बत की यात्रा करनी थी, इसलिए वह भिखारी का वेश धारण किए और एक किसी मंगोल भिक्षु को अपना मित्र बना लिए। उनके साथ वह यात्रा किए। उनके मित्र का नाम लोकजंग शेख था, जिसका तात्पर्य है सुमति प्रज्ञ, किंतु लेखक इस पाठ में सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुमति ही लिखा है। लेखक ने पहली तिब्बत यात्रा भिखारी के रूप में की थी, किंतु दूसरी बार वह सामान्य रूप में यात्रा किए थे। तो लेखक बीच बीच में पहली बार व दूसरी बार के तिब्बत यात्रा में क्या क्या परिवर्तन हुए वह भी बताते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपुंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से था, जब तक फरीकलिंग का रास्ता नहीं खुला था। नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सभी चीजें इसी रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक दृष्टि से भी यही रास्ता खुला था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। किले मीन्स दुर्ग, जिनमें कभी चीनी पलटन चीनी फौजी रहा करते थे। आजकल वह फौजी मकान गिर चुके, खंडहर हो गए। दुर्ग के किसी भाग में, बचे हुए भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तभी घर को की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। कहने का तात्पर्य यह है लेखक का कि जो घर खंडहर से के स्वरूप थे, उसका कुछ हिस्सा जो बचा था उसमें किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। ऐसे ही छोड़ा हुआ एक चीनी किला था, जहां पर लेखक ने चाय पिया था और ठहरा भी था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफें थी और कुछ आराम की बातें भी थी। वहां आराम की बातें थी कि जात पात छुआछूत जैसा कोई भावना वहाँ विद्यमान नहीं था। औरतों में पर्दा प्रथा जैसी भी भावना नहीं थी। वहाँ केवल लोग निम्न श्रेणी की भिखमंगों को ही अपने घर में जाने नहीं देते थे, नहीं तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को जाने से मनाही नहीं था। चाहे आप कितना भी अपरिचित रहें, घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय देंगे तो वह चाय बना देती थी। अर्थात स्पष्ट होता है कि उस समय उस समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। लोग भिखमंगों के अलावा सबको घर में आने के लिए रोक नहीं लगाए थे, अर्थात कोई भी अपरिचित व्यक्ति उनके घर में आ सकता था।
के रंग की बनी टोटीदार बाटन खोटी में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। प्रस्तुत पंक्तियों के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कहने का तात्पर्य यह है कि मक्खन और सोडा नमक दे देने पर और चाय देने पर वहाँ के घर की औरतें चाय बना देती थी। और यदि आपको कोई शंका है कि वह आपकी चाय में मक्खन नहीं डालेंगी, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ले आ सकते थे। अर्थात अपरिचित हों भले ही, लेकिन आपको उनके घर के अंदर जाने की स्वतंत्रता थी। प्रत्यक्ष चीनी कीले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खाकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि छोड़े गए चीनी कीले जब हम चले तो एक आदमी मुझसे राहदारी मांगने आया, किंतु हमने एक दिया हुआ चिट दिखा दिया और वह मुझे छोड़ दिया। शायद उसी दिन हम थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ सुमत के जान पहचान के आदमी भी थे और भिखमंगे के रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वही हम सामान्य आदमी के भेष में जब उस गांव में घोड़ों पे सवार होकर वापस लौटे तो किसी आशंका की वजह से वहाँ के गांव वालों ने मुझे ठहरने का स्थान नहीं दिया। तब मुझे वहाँ पर किसी गरीब झोपड़े में ठहरने का स्थान मिला। बहुत कुछ लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव आ गया था। समय परिवर्तित होने पर मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। खासकर शाम के वक्त जब लोग छंग यानी भांग पीकर कम होश हवास में को रखते हैं, उस समय लोग घर में अपरिचित व्यक्ति को आने के लिए बाद में मना कर देते थे। तो आशा है बच्चों इसे भी आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।